नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 22 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था और एक बार मेजर पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिस इज बेसिकली ए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक कोर्ट बनाता है, बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। इनमें कोर्ट के पास जितने पावर्स है उतना नहीं रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली इनके पावर्स लेते हैं कोई भी एक स्टैट्यूट से, एक लॉ से। ये लॉ में जितना लिखा हुआ होगा वही इनका पावर है, राइट। वैसे जो ट्रेडिशनल कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, इधर लिखा है कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर बाय जुडिशियल पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट। हमारी संविधान में जो लिखा है वो कोर्ट का बेसिस रहेगा, पर ट्रिब्यूनल का क्या रहेगा? ट्रिब्यूनल का वही अथॉरिटी रहेगा हमारे देश में जो लॉ है, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया होगा इनके हिसाब से इनकी जजमेंट होगा। कोर्ट के पास जितने पावर्स है उतना इनके पास नहीं रहेंगे। तो ट्रिब्यूनल मैंने बोला कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया होगा। ए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये कंसर्निंग कंपनी से, कंपनीज के बीच में जितने लीगल इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है, राइट। देखिए, एनसीएलटी वाज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एराडी कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है क्वेश्चन में, ये पढ़ लीजिएगा। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है इधर लिखा हूं, वैसे मैंने बता दिया आपको। एनसीएलटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में एक एक्ट पास हुआ था, रिसेंटली इसका कुछ अमेंडमेंट भी आए थे। ये क्या होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब वो कंपनी पूरी तरह खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद जितने इन्वेस्टर्स है, जितने बैंक इनको लोन प्रोवाइड किया होगा, इनको तो पैसे वापस मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए उस कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट मतलब पूरा बेचना पड़ेगा। कंपनी के जितने एसेट्स है उसको पैसे में कन्वर्ट करके वो पैसे इन्वेस्टर्स को, बैंक को देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है लिक्विडेशन वाला, इसको इजी करने के लिए एंड इन्वेस्टर्स और बैंक को अपने पैसे वापस मिलने के लिए कई सारे प्रोसीजर्स है। तो ये सब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा हुआ है। तो कंपनीज के बारे में जितना ये आईबीसी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगा इसका देखभाल करता है एनसीएलटी, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रिब्यूनल एंड ए कोर्ट? ये मैंने आपको बता दिया और एक बार बता देता हूं दोस्तों। ट्रिब्यूनल इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी विद द पावर टू ट्राई केसेस ऑफ स्पेशल मैटर विच आर कन्फर्ड ऑन दम बाय स्टैट्यूट्स, ठीक है। कोई भी एक लॉ के हिसाब से एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं। बेसिकली कोर्ट का काम भी थोड़ा ईजी करते हैं। कोर्ट को क्या सब कुछ देखना पड़ता है, ट्रिब्यूनल उस चीज के लिए बना देते हैं कोई स्पेशल मैटर्स के लिए। जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखा होगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ऐसे कई सारे मैरिज ट्रिब्यूनल है, कई सारे ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब देखिए, कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। इट वॉज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एराडी कमेटी, वेरी करेक्ट। इट इज ऑल्सो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, वेरी करेक्ट। इट इज ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर बाय जुडिशियल पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को जीएसटी से एक्सेम्प्ट करना चाहिए करके हाई कोर्ट ने एक सजेशन दिया है, पर सेंटर मान नहीं रहा है। वो केस चल ही रहा है, वो अलग बात है। इसलिए मैंने जीएसटी के रिगार्डिंग, काफ़ी पुराना टॉपिक है फिर भी आज के लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। पहले देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 279 अल्फा क्या कहता है? जीएसटी काउंसिल सेटअप होना चाहिए, फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी। जीएसटी काउंसिल आपको पता ही होगा, जिसमें यूनियन फिनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं एंड सारे स्टेट्स का जितने भी मिनिस्टर ऑफ फिनेंस है वो उनमें मेंबर रहते हैं और भी कई सारे मेंबर्स हैं। अब देखिए, ये जो जीएसटी काउंसिल है इसके मीटिंग के बारे में अक्सर न्यूज़ में आता ही रहता है। This is devised in such a way that center will have 1/3 voting power and states have 2/3, ठीक है। जो वोटिंग पावर है सेंटर के पास 1/3 है एंड जो स्टेट्स है उनके पास 2/3 है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट जीएसटी रेट ऑफ 5%। देखिए, जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो कैसा है? 5%, 12%,
18% एंड मैक्सिमम है 28%। ठीक है, तो ये जो लोवेस्ट जीएसटी रेट है 5%, ये चार्ज करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक वैक्सीन, मेडिसिन लाइक दिस, ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है, एड्स, डायबिटीज, मलेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स जितने भी, ये सबके लिए सबसे लोवेस्ट जीएसटी रेट है, राइट। हाईएस्ट जीएसटी रेट एट द रेट ऑफ 18% इज चार्ज ओनली ऑन द मेडिसिन लाइक निकोटिन गम्स। देखिए ऐसा नहीं, सारे मेडिसिन कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सारे लोवेस्ट कैटेगरी में आते हैं। जो निकोटिन गम्स वगैरह, जो सिगरेट वगैरह छोड़ने के लिए जो लोग यूज़ करते हैं ना दोस्तों, ऐड आप देखे होंगे, ये सब जो मेडिसिन है इनमें हाई रेट लगता है, 18% लगता है। ठीक है, पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो एसेंशियल ड्रग्स है, इसमें 5% लगता है। अब हमारा स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है आर्टिकल 279 अल्फा का, सही है। जीएसटी काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच ए वे दैट सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल वोटिंग पावर, गलत। मैंने बताया 1/3 एंड 2/3 है। लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक वैक्सीन एंड मेडिसिन लाइक दोस फॉर ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, डायबिटीज, मलेरिया एमंग अदर्स आर एक्सम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया 5% लो जीएसटी रेट लगता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। Question number 3. Recently, environmental activist Sundarlal Bahuguna, a pioneer of Chipko movement against deforestation in the 1970s, died in Uttarakhand. Which of the following are the major environmental movements that happened in India? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों जो है दोस्तों इंडिया का मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है। देखिए ये न्यूज़ तो आपको हर्षित सर ने बताया ही था, सुंदरलाल बहुगुणा वाला न्यूज़। ठीक है, उन्होंने चिपको मूवमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट निभाया था। अब देखिए दोस्तों बिश्नोई मूवमेंट के बारे में, चारों मूवमेंट के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। दिस वाज लेड बाय अमृता देवी, इन विच अराउंड 363 पीपल sacrificed their lives for the protection of their forest, right? Movement was the first of its kind to have developed the strategy of hugging or embracing trees for their प्रोटेक्शन स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें करीब 363 पीपल अपने लाइफ सैक्रिफाइस किए थे। ठीक है, और अमृता देवी वाला नाम याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, काफ़ी न्यूज़ में आया था। ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अपीको मूवमेंट इज वन ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। कहाँ हुआ था? उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, इन वेस्टर्न घाट्स, राइट। और साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ वाला सेशन में, ये केरला में है। साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द रिवर कुंदीपुरा अंडर द कुद्रेमुख प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पहले हुआ था। तो ये चारों जो है मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है। आप मुझे बता सकता है क्या, ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का नाम साइलेंट वैली क्यों रखा? मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एब्सेंस है उस नेशनल पार्क में या उस एरिया में जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, वो कौन सा स्पीशीज है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस आर पासिंग थ्रू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन 1, 2, 3 एंड 4। चारों ब्रिज जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश स्टेट से पास होता है। देखिए सुबह एक न्यूज़ आया था, चाइना ने कुछ हाईवे कंप्लीट किया, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में एक हाईवे कंप्लीट किया करके एक न्यूज़ आया था, हर्षित सर ने कवर भी किया था। ये अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर में भी आता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन कौन सा है? देखिए दापोर जो ब्रिज ओवर सुबानसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सुबानसिरी रिवर भी इंपॉर्टेंट है। ए टनल एट नेचीपू इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये सब चाइना के जो एडवांसमेंट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड सेला पास में एक टनल बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। सिसेडी रिवर ब्रिज लोकेटेड एट लोअर दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट्स दिबांग वैली एंड सियांग। ठीक है, तो सिसेडी रिवर ब्रिज भी लोअर दिबांग वैली में है अरुणाचल प्रदेश में। बोगीबिल ब्रिज, ये तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली नहीं 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, नरेंद्र मोदी ने किया था। अब देखिए विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज कनेक्टिंग डिब्रूगढ़ इन आसाम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये आसाम से शुरू होता है एंड अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक है, राइट। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है? दापोरिजो, सिसेरी रिवर, बोगीबिल एंड डिफो ब्रिज। देखिए दोस्तों डिफो ब्रिज भी अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statement correctly describes the location of West Bank in Central Asia? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेस्ट बैंक काफ़ी न्यूज़ में है। अब देखिए
मैप से दिखा देता हूँ आपको वेस्ट बैंक का पोजीशन जो है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है दोस्तों वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक के ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है जॉर्दान रिवर। एक्चुअली वेस्ट बैंक का नाम ही जॉर्दान रिवर से आया है। जॉर्दान रिवर का वेस्ट बैंक में आता है ये एरिया, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक दिया हुआ है। वैसे आपको डेड सी इधर दिख रहा है दोस्तों, ये जो है वेस्ट बैंक का साउथ ईस्ट लोकेशन, ठीक है। वैसे जो डेड सी है ये जॉर्दान इसराइल एंड वेस्ट बैंक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। अब दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, वेस्ट ऑफ जेरूसलेम लिखा है। जेरूसलेम का वेस्ट साइड नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जेरूसलेम का भी कहीं आपको इधर नजर आएगा, इस मैप में नहीं है जेरूसलेम, तो जेरूसलेम का वेस्ट साइड तो नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट ऑफ डेड सी, साउथ वेस्ट ऑफ डेड सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेड सी इधर है, साउथ वेस्ट मतलब कहीं इधर आएगा, वो इसराइल के अंदर है। और क्या लिखा है, साउथ ईस्ट ऑफ इसराइल। साउथ ईस्ट ऑफ इसराइल मतलब ये पोर्शन आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। साउथ ईस्ट ऑफ इसराइल मतलब पूरा जॉर्दान है। वैसे इसराइल का सथेन साइड में गल्फ ऑफ अकाबा भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट ऑफ जॉर्दान रिवर। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था ट्विंस के बारे में, आंसर इज ऑप्शन ए, सायामीज ट्विंस। काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया था और एक्सप्लेनेशन भी दिए थे। सबसे होलिस्टिकली एक्सप्लेन किया है सौरभ बनवाल जी ने, इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। सायामीज ट्विंस का बेसिक डेफिनेशन लिखा है, इसको कंजॉइंट ट्विंस भी बोलते हैं, मिरर इमेज ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, पैरासिटिक ट्विंस, सभी के बारे में बेसिक डेफिनेशन दिया है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कंग्रेट्स टू सौरभ बनवाल। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज अमोर्फोफालस टाइटानम ऑल्सो कॉल्ड टाइटन अरुण रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।